कई 2.4 रीतिकाल। रीतिकाल करते हमने रीतिकाल का वर्गीकरण किया। रीतिकाल के वर्गीकरण 4 तरह के हैं, 4 पार्ट में किया गया है रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति इतर काव्य। और रीति इतर काव्य को अन्य 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वीर काव्य, नीति काव्य, भक्ति काव्य। हमने लास्ट में पढ़ा है रीतिबद्ध काव्य और उनके प्रमुख रचनाकारों के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीतिबद्ध काव्य के समान ही है, मतलब इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर हम सोचेंगे तो दोनों हमें एक जैसे ही लगेंगे। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए, केवल कविताएं लिखी है, मतलब इसमें कोई सिखाने वाली चीज़ें नहीं है। रीति सिद्ध काव्य जो है इसके अंदर कुछ आचार्य तत्व नहीं मिलता या काव्य शास्त्र के सिद्धांत और लक्षण नहीं मिलते, इसमें खाली कविताएं हैं। पर ये कविताएं वस्तुतः काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई हैं। राजाओं की प्रशस्ति मतलब उनकी वीरता का गुणगान, उनके कार्यों का गुणगान और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में है वे इस काव्य धारा में भी है। रीतिबद्ध काव्य धारा में भी सेम ही चीज है, अपने राजाओं का प्रशस्ति गान और श्रृंगार की केंद्रीयता इसके अंदर भी है। अब इसमें जो प्रमुख कवि हैं रीति सिद्ध काव्य के, जो प्रमुख कवि हैं वो हैं बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे सेनापति। इन्हें रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि माना जाता है। मतलब जो सेनापति हैं वो रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सबसे ऊपर इनका स्थान आता है, इनके जैसा कोई और प्रकृति वर्णन नहीं कर सकता। ये बड़े ही सहृदय कवि हैं, मतलब इनके बहुत ज़्यादा भावुक हैं और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है। तो ऐसा इनके बारे में कौन बोलता है? रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा इनके बारे में लिखा है। सेनापति के काव्य में श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है, श्लेष अलंकार ज़्यादा देखने को मिलता है सेनापति के काव्य के अंदर। इनके बाद जो दूसरे प्रमुख कवि हैं रीति सिद्ध काव्य के वो हैं बिहारी। बिहारी इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। उस टाइम पे मुगल शासन अपने चरम पर था, मतलब सबसे टॉप पर था अपने टाइम के, और उसका वैभव चलता था। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला है। तो बिहारी जो थे अकबर के काल में आए थे, जब उनका अंतिम समय चल रहा था, और औरंगजेब के समय तक ये रहे, इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। बिहारी के गुरु नरहरिदास थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहारी के गुरु का नाम पूछा जा सकता है, तो वो नरहरिदास हैं। इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। मतलब बिहारी के जो पिता थे उनका नाम केशव राय था और वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, परंतु बिहारी स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। और बिहारी कहाँ से दीक्षित हुए? राधा वल्लभ संप्रदाय में। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की है जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं नहीं की, एक ही रचना है इनकी बिहारी सतसई के नाम से जिसे जाना जाता है। सतसई कवि हालकृत गाथा सप्तशती, गोवर्धनाचार्य कृत आर्य सप्तशती जो संस्कृत में लिखी थी, उसी की परंपरा की रचना है। और इस बिहारी सतसई के अंदर कुल 700 छंद हैं। मतलब जो सतसई होती है उसके अंदर 700 छंद होते हैं, 700 छंद होते हैं, इसीलिए उसका नाम सतसई रखा जाता है। ठीक है, बिहारी की सतसई में 713 छंद है, 713 छंद है। बिहारी सतसई में लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक है। मतलब 713 छंदों में से जो 600 दोहे लिखे हैं वो श्रृंगार के ऊपर है। अमरूक कृत अमरूक शतक का प्रभाव भी बिहारी सतसई पर माना जाता है। अमरूक राइटर है, रचनाकार है, जिन्होंने अमरूक शतक लिखा था जो संस्कृत भाषा में मिलता है, और उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? बिहारी सतसई पर उसका प्रभाव माना जाता है कि उसी को फॉलो करके उन्होंने बिहारी सतसई लिखी है। हाल कवि की गाथा सतसई सतसई परंपरा की पहली रचना है। कृपाराम कृत हित तरंगिणी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जा सकता है? तो वो है हित तरंगिणी, जो लिखा था कृपाराम ने। हित तरंगिणी कृपाराम ने लिखा था। यह सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी है, मतलब सतसई की वजह से वो इतने फेमस हुए कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया है। मतलब सतसई में पहले बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, गाथा सतसई लिखी, हिंद तरंगिणी लिखी, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। आर्य सप्तशती है, ठीक है, गाथा सप्तशती है, बहुत सारी है। लेकिन अब अगर सतसई का नाम आता है तो उसमें सिर्फ यही माना जाता है कि बिहारी सतसई को ही सतसई कहा है। इतना उनको फेम मिला, इससे इतनी उनको ख्याति प्राप्त हुई इस सतसई को लिखने से, बिहारी सतसई लिखने से। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई, मतलब लोगों ने टिप्पणी करी उसके ऊपर, 50 से अधिक लोगों ने उसके ऊपर टिप्पणी की। इनके पुत्र
मतलब बिहारी के पुत्र कृष्णलाल ने ब्रजभाषा सैया छंद में टीका लिखी। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज गियर्सन के इस कथन से पता चलता है। जॉर्ज गियर्सन कहते हैं कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। तो बहुत बड़ी बात है कि बाहर का यूरोप का एक कवि कहता है कि बिहारी जैसा कवि उनके पूरे द्वीप में नहीं है, पूरे देश के अंदर नहीं है, और उनकी जैसी रचना किसी ने नहीं की है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे पता चलता है कि उनकी बिहारी सतसई का चमत्कार कितना था। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ मतलब अमृत बरसाने वाले बादल। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ तथा रेवरेंड एडविन क्रीब्स ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। रेवरेंड एडविन कहते हैं कि वो शब्दों के चतुर प्रयोक्ता हैं, उन्होंने शब्दों को बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया है। और जबकि राधाचरण गोस्वामी कहते हैं वो पीयूष वर्षी मेघ के समान है, जो ऐसे बादल हैं जो अमृत की वर्षा करते हैं, ऐसी उनकी रचना है। बिहारी के काव्य में पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा जो कहते हैं शक्कर की रोटी, इतना मीठा उनकी रचना, इतनी मीठी रचना है कि उसको शक्कर की रोटी उन्होंने कहा है। मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मतलब मिश्र बंधु नहीं मानते कि वो बिहारी जो है वो कवि हैं। लाला भगवान दीन की कृति बिहारी और देव में बिहारी को देव से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, प्रबंध काव्य वनस्थली मतलब उसमें इतना सारा कुछ लिखा होता है, पूरे वन के समान प्रतीत होती है, तो वनस्थली होती है जो प्रबंध काव्य। तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, मुक्तक क्या है, उस पूरे वन में से अच्छे अच्छे फूलों को चुन करके उससे बनाया हुआ एक गुलदस्ता जो है वो मुक्तक माना जाता है। ठीक है, तो बिहारी ने मुक्तक लिखे हैं। अब है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित बिहारी सतसई की टीकाएं। मतलब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में बिहारी की कौन कौन सी टीकाएं आई थी और कौन कौन टीकाकार थे और उनमें विशेषता क्या थी वो बताया गया है। इसमें 3 कॉलम में इसको डिवाइड किया गया है। पहले कॉलम में टीकाकार का नाम है, दूसरे में टीका है और तीसरा उसकी विशेषता क्या है उसमें। तो पहले टीकाकार जो बिहारी सतसई के ऊपर करते हैं वो है कृष्ण कवि, और उनकी टीका का नाम है कृष्णलाल की टीका। और उसमें विशेष क्या है, प्रत्येक दोहे का कविता में विवेचन किया गया है। दूसरे टीकाकार है सुरति मिश्र, इनकी टीका का नाम है अमर चंद्रिका और इसकी विशेषता यह है कि ये दोहा छंद में विवेचित है। फिर आते हैं लल्लूलाल की टीका लाल चंद्रिका, ये ब्रज भाषा गद्य में विवेचन है इसका। अंबिका दत्त व्यास, इनकी टीका का नाम है बिहारी बिहार, ये रोला छंद में विवेचित है। फिर आते जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी टीका का नाम है बिहारी रत्नाकर, ये खड़ी बोली हिंदी में है। फिर आते हैं हरिचरण दास, इनकी टीका का नाम है हरि प्रकाश टीका। फिर पंडित परमानंद, इनकी टीका का नाम श्रृंगार सप्तशती है और ये संस्कृत भाषा में है। फिर आते हैं मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, इनकी टीका है गुलिस्ताए बिहारी और इसमें उर्दू शेरों में अनुवाद किया गया है। तो ये प्रस्तुत टीकाकार और उनकी टीका के नाम थे और उनकी विशेषता क्या थी वो। अब बिहारी सतसई पर लिखी गई अन्य टीकाएं, ये तो इंपॉर्टेंट थी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय की टीकाएं थी वो है। इसके अलावा और भी हैं। अब फिर से 3 कॉलम है इसके, टीकाकार, टीका और उसकी विशेषता। तो टीकाकार आते हैं प्रभु दयाल पांडे, इनकी टीका का नाम है प्रभु दयाल पांडे की टीका और उसकी विशेषता ये है कि खड़ी बोली हिंदी में है। फिर पदम सिंह शर्मा, इनकी टीका संजीवनी भाष्य, ये विवेचन में तुलनात्मक परिविधि का प्रयोग किया गया है। फिर है आनंदी लाल शर्मा, इनकी टीका है फिरंगे सतसई, ये फारसी भाषा में है। मान सिंह, मान कवि सतसई टीका। शुभकरण एवं कमल नयन, इनकी टीका है अनवर चंद्रिका। फिर है कर्ण कवि, इनकी टीका साहित्य चंद्रिका। ठाकुर की टीका है देवकी नंदन टीका। ज्वाला प्रसाद मिश्र, इनकी टीका का नाम है भावार्थ प्रकाशिका। फिर है लाला भगवान दीन, इनकी टीका बिहारी बोधनी। सविता नारायण, इनकी टीका का नाम सतसई है और ये गुजराती में टीका है। सरदार कवि, इनकी टीका है सरदार कवि की टीका। अब पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों को अच्छी कुंडलियां का लिखी हैं। बिहारी के दोहों पर बहुत सारी कुंडलियां लिखी हैं उन्होंने। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर, जो कि 1921 ईस्वी में आई थी, वो है। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कवि इसके रीति सिद्ध काव्य के, और हमने इसमें 2 ही महीने सेनापति और बिहारी दोनों के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा। प्रमुख रीति सिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं।
रचनाकार कौन है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो बिहारी और उनके अलावा और भी हैं। तो उनका इसमें रचनाकार 3 कॉलम है, रचनाकार, रचनाएं और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए हैं वो बताना है। तो पहले रचनाकार सेनापति, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। इनकी रचनाएं हैं कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, 2 रचनाएं हैं। कवि रत्नाकर की वर्ण विषय क्या है? राम कथा का वर्णन है। इसके अंदर 5 तरंगे हैं, 394 छंद हैं। इसमें षड ऋतु वर्णन है, 6 ऋतुएं होती हैं, उनका वर्णन किया गया है। श्रृंगार वर्णन और नक्षिक सौंदर्य का चित्रण है। और उनकी दूसरी रचना थी काव्य कल्पद्रुम, ये एक रीति ग्रंथ है। फिर आते बिहारी। बिहारी का समय है 1595 से 1663, 1595 से 1663। इनकी रचनाओं में एक ही रचना मानी जाती है, सतसई। इसमें क्या है? दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य है। श्रृंगार, नायिका भेद, रीति, गुण आदि पर सुंदर दोहे लिखे हैं। कुल 719 दोहे, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या 713 मानी है। वैसे इनके 719 है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर मानते हैं कि इनकी दोहे की संख्या जो है वो 713 है। और 713 में से लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक है। 713 में से 600 दोहे तो केवल श्रृंगार के ऊपर इन्होंने लिखे हैं। बिहारी हो गए। बिहारी के बाद है रसनिधि। रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह है। रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह है। इनका समय है 1603 से 1660, 1603 से 1660। इनकी पहली रचना है रत्न हजारा। इसमें बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह है। अधिकांशतः नीति, श्रृंगार एवं भक्तिपरक दोहे हैं। दूसरी रचना है रसनिधि सागर। रसनिधि सागर, इस रचना पर फारसी का प्रभाव माना जाता है। और रसनिधि की अन्य रचनाएं हैं विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह, कवित, 12 मासा, हिंडोला, अरिल। फिर है नृपशंभु। इनका समय 1657 ईस्वी। इनकी रचना है नक्षिक। इसके अंदर नक्षिक वर्णन है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं बुधभूषण, संस्कृत में है, नायिका भेद और 7 शतक, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं नृपशंभु की। इसके बाद है नेवाज। नेवाज का समय 1680 ईस्वी। इन्होंने लिखा शकुंतला नाटक। विशेषता उसमें सब्जेक्ट क्या है? नाटक ना होकर ये काव्य ग्रंथ है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। इसमें दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में ये लिखा गया है। फिर आते कृष्ण कवि। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका और विदुर प्रजागर, ये 2 रचनाएं लिखी हैं। फिर है हटी जी। इनका समय 1780 ईस्वी। इनकी रचना है राधा सुधा शतक। इसके अंदर क्या किया है? राधा का चित्रण है, जिसमें 103 छंद है। कवित सवैयों में है। राधा के वर्णन में राजसी, ठाट बाट तथा विलास का चित्रण किया गया है। फिर है राम सहाय दास। इनकी रचना है ककहरा। और अन्य रचनाएं हैं राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगणी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अखरावट के ढंग का ग्रंथ है ये। विक्रमादित्य ने लिखी विक्रम, सतसई और ब्रजलीला। फिर है बेनी वाजपेयी। बेनी वाजपेयी ने फुटकर छंद लिखे हैं, छोटे छोटे छंद लिखे हैं। फिर इसके बाद आते पजनेश। इनका समय 1815 ईस्वी। इन्होंने लिखा पजनेश प्रकाश। पजनेश की फुटकर कविताओं का संग्रह, फारसी शब्दों का इस्तेमाल इसमें अधिक है। और पजनेश की अन्य रचनाएं हैं नक्षिक, मधुप्रिया तथा स्फुट छंद। ये था हमारा रीति सिद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य हमने पहले किया था।